नमस्कार, मैं महेंद्र मुले। यूनिट 6 इंडियन इकोनॉमी में हमारा जो अगला मुद्दा है, इशू है, टॉपिक है, वो है विदेशी व्यापार, आयात निर्यात। ठीक, एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी को ध्यान में रखकर टोटल प्रीलिम्स श्योर फोकस बैच चला रहे हैं हम यूट्यूब की इस सीरीज़ में। उन बच्चों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी ये चीज़, जो घर पे रह के आराम से इसको सुन करके पढ़ करके काफ़ी अपने लिए बेनिफिट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है साहब कि अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें, फॉरेन ट्रेड की बात करें, तो हमको सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस पे जाना पड़ेगा कि भाई पब्लिक फाइनेंस जब तक नहीं होगा तब तक विदेशी व्यापार कैसे होगा। तो पब्लिक फाइनेंस को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि पब्लिक फाइनेंस दो तरीके से होगा। भाई किसी भी देश का जो फॉरेन ट्रेड है, उसका एक्सपोर्ट या इंपोर्ट है, उसके लिए पब्लिक फाइनेंस चाहिए। तो पब्लिक फाइनेंस के दो सोर्स है, एक इंटरनल सोर्स है, एक एक्सटर्नल सोर्स है। एक पहला जो सोर्स है वो है इंटरनल सोर्स, और जो दूसरा सोर्स है वो है एक्सटर्नल सोर्स। जो इंटरनल सोर्स है उसके अंदर तीन महत्वपूर्ण बातें। इंटरनल सोर्स पहला तो है आपका टैक्स, पहला जो है वो है आपका टैक्स। दूसरा है पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, है ना, पहला टैक्स कलेक्शन जो होगा, दूसरा पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग, वहां से इनकम होगा। तीसरा होगा डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात विनिवेश, है ना। ये तीन जगह से ये इंटरनल सोर्स है जो पब्लिक फाइनेंस की व्यवस्था होगी। दूसरी चीज एक्सटर्नल लेवल पे कहां से होगा, आपको व्यापार करना है, एक्सटर्नल लेवल पे कहां पे होगा, आपको इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एफडीआई कराना पड़ेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कराना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको व्यापार को बढ़ाना पड़ेगा, अपने ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी चीज पैसे नहीं है तो आपको ऋण लेना पड़ेगा, डेबिट लेना पड़ेगा। और चौथी चीज वो भी नहीं है तो आपको ग्रांट पे जाना पड़ेगा, अनुदान लेना पड़ेगा, है ना। तो ये चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज तो पब्लिक फाइनेंस है क्या, ये समझने की कोशिश करें। सरकार के पास समस्त आय के साधन को जो है वह पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। गवर्नमेंट के पास जितनी भी इनकम के सोर्सेज होते हैं, चाहे वो इंटरनल लेवल पर हो, एक्सटर्नल लेवल पर हो, उनको जो है वो पब्लिक फाइनेंस कहा जाता है। आंतरिक स्रोत के तौर पर मुख्य जो सोर्स है वो टैक्स है, दूसरा पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग है, तीसरा डिसइन्वेस्टमेंट है। और बाह्य रूप में अगर देखें तो हम इन्वेस्टमेंट है, व्यापार है, ऋण है और अनुदान है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे को यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो विदेशी व्यापार टॉपिक, क्योंकि पढ़ना है तो हमें यहाँ पे विदेशी व्यापार पढ़ना है, तो हम विदेशी व्यापार को पढ़ने के लिए विदेशी पूंजी की बात करेंगे। क्योंकि विदेशी व्यापार जो है वो विदेशी व्यापार निर्भर करेगा काय पे, विदेशी पूंजी पे निर्भर करेगा, फॉरेन कैपिटल पर निर्भर करेगा। तो हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बात है फॉरेन कैपिटल, अगर हमने फॉरेन कैपिटल पढ़ ली तो हमको आयात और निर्यात ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। अभी तक की क्लास में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के बाद वित्तीय संस्थाएं क्या होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, और साथ में अभी हम जो पढ़ रहे हैं विदेशी व्यापार, आयात निर्यात। इसके बाद हमारा टॉपिक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और इसके बाद हम तो शेयर बाजार में सेबी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को देख लेंगे। लगभग पूरी यूनिट यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो विदेशी व्यापार जो है ये फॉरेन कैपिटल पर डिपेंड करता है। ऐसी पूंजी जो विदेशों से प्राप्त की जाती है जिसमें आर्थिक क्षमता अधिक होती है ना। पहली बात तो ऐसी पूंजी जो विदेशों से प्राप्त करते हैं, विदेशों से प्राप्त करते हैं, और इनकी जो आर्थिक क्षमता है, इकोनॉमिकल कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा होती है, उसको हम कहते हैं फॉरेन कैपिटल। और फॉरेन कैपिटल भी तीन तरीके का होता है। फॉरेन कैपिटल भी तीन तरीके का होता है। पहला होता है ग्रांट अनुदान, पहला होता है ग्रांट अनुदान, सेकंड होता है डेबिट ऋण, और तीसरा जो होता है वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ये हम अभी पूरा देखेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी पूरा देखेंगे। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है विदेशी अनुदान क्या होता है, ग्रांट क्या होता है ना, विदेशी अनुदान क्या होता है, उसके बाद ये ऋण या डेबिट क्या होता है, उसके बाद ये निवेश क्या होता है। तो अगर हम बात करें ग्रांट की, ऐसी विदेशी पूंजी या ऐसी फॉरेन कैपिटल जिसे लौटाना नहीं होता है, एक बार ले ली तो वापस नहीं करना, वो विदेशी अनुदान कहलाता है। जब भारत आज़ाद हुआ तो कुल विदेशी पूंजी में सबसे बड़ी भूमिका इसी की थी, लेकिन वर्तमान में इसकी भूमिका बहुत कम हो गई है। जब देश आज़ाद हुआ था, जब हम शून्य थे, आज हम सृजन की ओर हैं, तो ऐसी पूंजी जो हमने एक बार ले ली हो जिसको हमको लौटाना नहीं है, वो हो गया अनुदान, है ना।
और जब देश आज़ाद हुआ था इसकी ये ज़्यादा था हमारे पास, अभी जो है 2021 में अभी हमारा कम हो गया। अब है विदेशी ऋण। विदेशी पूंजी जिसे लौटाने की बाध्यता है, अगर लिया है तो आज नहीं कल लौटाना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं विदेशी ऋण। ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट डेबिट, है ना, सॉफ्ट डेबिट, और एक होता है आपका, है ना, कमर्शियल डेबिट, है ना। तो जो सॉफ्ट डेबिट कैसा है, जैसे हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा लिया 1947 में, 1985 तक हमको वो 35 साल में वापस करना था। उन्होंने बोला था हम बहुत कम ब्याज दर पर 0.75% पे आपको दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक ने पूरी दुनिया में 398 अरब डॉलर बांट दिए, और पूरे बांट दिए, उसमें से 98 अरब डॉलर भारत को दिए, लगभग 10 से 11% पैसा। जब पैसा हमने ले लिया, और पैसा हमको देने के लिए उन्होंने 3 बार बैठक बुलाई, त्रिनाद में, टोबैको में, मैक्सिको में, हम तीनों बैठक में गए, लेकिन हमने अपना रुख साफ नहीं किया। तो फिर वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा हैवी इंडेप्टेड पुअर कंट्री, अति गरीब भारत देश, और हम हाईएस्ट बोरोइंग कंट्रीज के अंतर्गत शामिल हो गए। वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक लिस्ट जारी की जिसमें हमारी रैंकिंग थोड़ा ठीक ठाक नहीं आई, और हमारी स्थिति हो गई HIPC कंट्री की, हैवी इंडेप्टेड पुअर कंट्री। और ये सॉफ्ट डेबिट के तहत हमने यहाँ वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। हमने ऐसी कमर्शियल डेबिट भी लिया। कमर्शियल डेबिट हमने लिया IMF से। 1985 से लेकर 2000 के बीच में जब हमारा वर्ल्ड बैंक से लेन देन थोड़ा कम हुआ या ना के बराबर हुआ, हम चले गए IMF के पास। IMF ने हमसे 7 साल से 15 साल के और कुछ अधिक समय के लिए जो लोन दिया, उस पर कुछ ब्याज दर लगाया। 44 लाख करोड़ के आसपास जो हमने IMF से लिया, उसका सालाना ब्याज 2,21,198 करोड़ रुपए आज भी हमको चुकाना पड़ता है। मुद्दल तो हम दे नहीं पाए, पिछले 20 साल में हमने उनको 44 लाख करोड़ वापस दे दी। तो ये हमारा ये कमर्शियल डेबिट है ना, कमर्शियल डेबिट। भाई जब तक आप लोन नहीं समझोगे, ऋण नहीं समझोगे, तब तक आपको व्यापार समझ नहीं आएगा, और जब तक आप व्यापार नहीं समझोगे तब तक आपको आयात निर्यात समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा साहब। तो ये सॉफ्ट डेबिट हो गया। सॉफ्ट डेबिट मतलब रियायती ऋण, ऐसा विदेशी ऋण जिसे बाजार से कम दरों पर हमने लिया, लौटाना इसको भी पड़ता है, इसको रियायती ऋण कहते हैं। इसलिए जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, वर्ल्ड बैंक की एक संस्था जो 1960 में बनी थी, उसे रियायती दर की खिड़की भी कहा जाता है। वो 0% की ब्याज दर पर जो है ऋण उपलब्ध कराती थी। हालांकि आजकल एक ट्रांजैक्शन शुल्क 0.75% का वो भी लेती है। तो हम इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जो 1960 में बनी थी, जो वर्ल्ड बैंक के अंदर एक महत्वपूर्ण संस्था है, उससे इस प्रकार के सॉफ्ट लोन प्राप्त करते हैं। अगला है कमर्शियल लोन। ऐसे विदेशी ऋण जिसको बाजार दरों पर हमें लौटाना होता है, उसको कमर्शियल लोन कहते हैं हम, है ना। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक होता है इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी विदेशी पूंजी जिसमें देनदारी हमारी निश्चित नहीं होती है और जोखिम निवेश करने वालों को लेना पड़ता है, वो हमारा कोई उसमें जोखिम या रिस्क नहीं होता। तो जोखिम जो है वो इन्वेस्टमेंट करने वाले को लेना होता है। एक होता है डायरेक्ट, जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और एक होता है इनडायरेक्ट, जिसको हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो भी दो तरीके का होता है ना। तो यहां पर अभी देख लेंगे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। जो डायरेक्ट हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो शेयर बाजार के माध्यम से हो गया वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी दो तरीके का होता है। एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ब्राउन फील्ड। एक होता है ग्रीन फील्ड, एक होता है ब्राउन फील्ड। तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड जो है और ब्राउन फील्ड जो है, ग्रीन फील्ड नए प्रोजेक्ट के लिए होता है। ग्रीन फील्ड जो होता है वो नए प्रोजेक्ट के लिए होता है। कोई नए प्रोजेक्ट ला रहे हैं आप, 1993 में इसका कॉन्सेप्ट आया था, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, है ना। ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। और पुराने प्रोजेक्ट को आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, है ना, उसमें इन्वेस्टमेंट कराना चाहते हैं, तो ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो 1993 में आया था। तो हम इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं, इंपॉर्टेंट लगेंगे आपको, तो उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो शेयर बाजार के माध्यम से होता है। शेयर बाजार के माध्यम से होता है और इसमें विभिन्न प्रकार के लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना,
क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको सरकार ने क्वालिफाइड किया होता है ना, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता है। 2012 तक ये लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं, है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं 2008 से ये लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं इसमें, है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी नोट में जिनका नाम है, पार्टिसिपेटरी पी नोट्स जिसको बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स वाले भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो 1999 से इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट 1997 से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, है ना, कुछ संस्थाओं के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट होता है जो फॉरेन कंपनियां यहाँ पर खोलती हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी तरीके हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती है। यूरो इशू के द्वारा भी इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब हम थोड़ी चर्चा यहाँ पर ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड पे कर लेते हैं, पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं, है ना। FDI क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसको थोड़ा देखते हैं, है ना। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसको थोड़ा देखते हैं। इसके दोनों जो टाइप हैं, ग्रीन वाला और ब्राउन वाला, इसको थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को भी थोड़ा देख लेंगे। तो ये मैंने बताया ना आपको, विदेशी व्यापार में सारी चीज़ आपको पढ़नी पड़ेंगी, सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, ऐसी विदेशी पूंजी या ऐसा विदेशी निवेश जिसके अंतर्गत परियोजना में 10% से अधिक निवेश किया गया हो, उसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। 10% से अधिक निवेश जब भी होता है तो वो भौतिक रूप से उसको जो है अनुमति मिल जाती है। आप कंपनी बनाकर या कोई बड़ा प्रोजेक्ट बना करके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ये दो तरीके का होता है, एक होता है ग्रीन फील्ड, दूसरा होता है ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या होता है, जब 51% से अधिक विदेशी निवेश की अनुमति मिल जाती है तो उसको ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें आप कोई नई कंपनी को प्रोजेक्ट करते हैं, बड़े स्तर पर विदेशी पूंजी आती है, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा फॉरेक्स है, फॉरेन करेंसी है, वो बढ़ती है। विदेशी तकनीक हमारे देश में ज़्यादा आती है ना। विदेशी प्रबंधन की क्षमता हमारे देश में प्राप्त होती है। हमारी वर्किंग कल्चर हमको एक डिफरेंट तरीके का मिलता है और विदेशी कंपनियों के प्रोग्राम, जनता के प्रति उनके नज़रिए, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इससे एक प्रकार का शोध का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का माहौल भी मिलता है। निश्चित तौर पर इसकी कुछ कमियां भी हैं, चुनौतियां भी हैं। इससे एक मोनोपोली का माहौल क्रिएट होता है, एक निगेटिविटी का माहौल क्रिएट होता है कि एक ही आदमी उसके पास सब कुछ चला जाता है ना। तो कुछ अच्छी चीज़ें आती हैं तो उसमें कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं, है ना। तो ये एक निगेटिव है। जो लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, बाहर की मल्टीनेशनल कंपनी के आने से जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं, उनके उद्योग धंधे। इसके अलावा जो छोटे स्तर के जो उद्यमशीलता होती है ना, मिनिमम स्मॉल प्राइजेस एंटरप्राइजेस, उनकी उद्यमशीलता भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ एक टॉपिक औद्योगिक विकास भी है और वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी से कवर हो जाएगा। क्योंकि औद्योगिक विकास क्या है, औद्योगिक विकास बिना निवेश के नहीं हो सकता। जितना भी भारत में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, चाहे वो FDI के माध्यम से हो रहा है, FPI के माध्यम से हो रहा है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो रहा है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के माध्यम से हो रहा है, तो आप यहाँ पे भारत में औद्योगिक विकास को भी कनेक्ट करके समझ सकते हैं। तो ये ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट की कुछ अच्छी बुराई चीज़ें हुई। अब इसके बाद ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, जब भी किसी कंपनी में 10% से 50% का इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। इस प्रकार के विदेशी निवेश से सिर्फ विदेशी पूंजी प्राप्त होती है, वो अच्छे मानक की मुद्रा होती है, कोई बहुत ज़्यादा फायदा इसमें होता नहीं। इसके अलावा हमारे टॉपिकों में ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट और ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट में सिंपल बात ये है कि ये नए प्रोजेक्ट के लिए, ये पुराने प्रोजेक्ट के लिए 51% तक के इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इसमें 10 से 20-50% तक के इन्वेस्टमेंट होता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर 10% के ऊपर कोई कंपनी भौतिक तौर पर स्थापित करती है उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब बात करेंगे हम फॉरेन इंस्टीट्यूशन, है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होता है, ये विदेशी निवेश देश के शेयर बाजार के माध्यम से होता है। भारत में 1995 में तारापुर कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट के तौर पर हुई थी। और आपके पाठ्यक्रम में क्योंकि सेबी भी है तो वहाँ पर इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो 4 बातें हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, फॉरेन पोर्टफोलियो में पहला है
फॉरेन, जैसे हमने पढ़ा ना एफडीआई के अंदर है आपका ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, वैसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में पहला है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसके बाद है पी नोट्स, इसके बाद है आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और इसके बाद है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ऐसी विदेशी निवेश जो शेयर बाजार में विदेशी कंपनियों के माध्यम से प्राप्त होता है, फॉरेन कंपनियों के माध्यम से होता है, उन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो 1988 में बना और 92 में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, जो शेयर बाजार पे कंट्रोल करने का काम करता है। तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन अगर खोलना चाहता है भारत में, $5 बिलियन से $20 बिलियन या 50 से $60 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 1997 से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट की शुरुआत हुई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में होगा। दूसरा है पार्टिसिपेटरी नोट्स। 1999 में पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट आया। पार्टिसिपेटरी नोट्स का कॉन्सेप्ट 99 में आया। शेयर बाजार के माध्यम से प्राप्त होने वाले ऐसा विदेशी निवेश जिसमें सेबी के पंजीकरण के रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के पार्टिसिपेटरी नोट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। यह व्यवस्था उस समय लाई गई जब भारत के ऊपर परमाणु परीक्षण के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया था और भारत में कोई भी दुनिया का देश इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो उस समय पार्टिसिपेटरी नोट्स लाया गया कि भैया आप अपना रजिस्ट्रेशन मत कराओ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में, आप जहाँ भी हो, जिस भी देश में हो, आओ भैया हमारे इन्वेस्टमेंट कर दो। क्योंकि क्या हुआ, शक्ति 98 जब परमाणु परीक्षण किया गया 1998 में, तो परमाणु नीति की स्थिति ऐसी बनी कि उसके बाद जो है परमाणु नीति के परीक्षण के बाद जो है यहाँ पर प्रतिबंध लग गया, तो हमको पार्टिसिपेटरी नोट्स लाना पड़ा 99 में। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। तो ऐसा शेयर बाजार के माध्यम से प्राप्त होने वाला ये विदेशी निवेश जिसमें बाजार के म्यूचुअल फंड के निवेश की अनुमति होती है और बाजार का कोई भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकता है। 2008 में इसकी अनुमति भारत में मिली। भारतीय अर्थव्यवस्था में फाइनेंशियल मैच्योरिटी को दिखाने के लिए और यूरोप और अमेरिका के शेयर बाजारों से निवेश को आकर्षित करने के लिए हमने यूरोप और अमेरिका के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भारत में कैसे लाया जाए, इस पूरी प्लानिंग को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन का समय चल रहा था उस समय 2008 में, तो 2008 में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट लाया। बहुत ही सिंपल सी बात है। सबसे पहले हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन आया 97 में, है ना, कि कोई भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन करा के हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिर भाई परमाणु नीति आ गई, इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ एफडीआई करने में या एफपीआई करने में थोड़ा दिलचस्पी कम दिखाने लगे, तो फिर हमने जो है परिस्थिति को ध्यान में रखकर पार्टिसिपेटरी नोट्स लाया 1999 के अंदर, 99 में। ठीक उसके बाद 2008 में हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की और इसके बाद क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स लाया, क्योंकि योग्य विदेशी निवेशक ही हमारे यहाँ आए, क्योंकि हमने ये सोचा कि भाई शेयर बाजार के माध्यम से हमें ऐसा विदेशी निवेश कराना है या ऐसे विदेशी नागरिकों को शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट कराना है जो क्वालिफाइड है और 5% तक का ही वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस प्रकार निवेश की अनुमति इसलिए दी गई क्योंकि 2011 के पहले भारत में कुछ ऐसी स्थितियां बनी, अनेक आंदोलन हुए, अन्ना हजारे का मूवमेंट था, बाबा रामदेव जी का मूवमेंट था कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वैश्विक छवि खराब हो रही थी, ग्लोबल पर्सपेक्टिव में भारत की इमेज खराब हो रही थी कि भाई कोई भी जाता है भारत में इन्वेस्टमेंट कर देता है। अन्ना आंदोलन, बाबा रामदेव के आंदोलन के बाद भारत की जो स्थिति थी, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ग्लोबल इमेज थी वो थोड़ी सी गड़बड़ा रही थी। उनको लगता था कि भाई कोई भी जाके कहीं का भी आदमी उठ के जो है पार्टिसिपेटरी नोट्स में भारत में इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो फिर मजबूरन जो है भारत को जो है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के अंतर्गत इसको किया गया। तो यहाँ पर मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ आपको कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन जो है इसकी शुरुआत 1997 में हुई। सेबी का रजिस्ट्रेशन जरूरी था, बाद में देखा गया कि भाई लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ तो फिर जो है पार्टिसिपेटरी नोट्स लाके थोड़ा ढील दिया गया और ये परमाणु नीति हमारे यहाँ आ गई थी, इसलिए 99 में जो है लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने पार्टिसिपेटरी नोट्स के माध्यम से जो है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में करवाया। इसके बाद फिर हमने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट 2008 में शुरू किया। हर 8-10 साल में चेंजेस होते रहते हैं। आप देखिए 97 में हुआ, फिर 99 में हो गया, फिर 2008 में हो गया। फिर हमको लगा कि नहीं पूरी दुनिया के सामने हमारी इमेज खराब हो रही, किसी से भी इन्वेस्टमेंट करवा रहे हम, तो हमने लिमिट रख दी 5% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करेगा, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स ही चाहिए। तो 2012 में हमने जो है तब की तत्कालीन सरकार ने अन्ना आंदोलन और बाबा रामदेव के मूवमेंट के बाद जो हमारी ग्लोबल पर्सपेक्टिव में इमेज थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही थी उसको इंप्रूवमेंट करने के लिए क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स के माध्यम से 2012 में चीज़ें कराई
और आप देखेंगे एक सिस्टम के साथ हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हुआ तभी तो व्यापार बढ़ा। हर 5-10 साल में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जा रही है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिनेरियो है वो कम ज़्यादा अप डाउन ये चलता ही रह रहा है। आप देख लेंगे पूरा इतिहास उठा के भारत का, है ना। परिस्थितियाँ कभी भी अनुकूल नहीं होती थी, परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ता है, ये दिमाग में सेट करिए। सरकारों को भी ये चेतावनी दी जानी चाहिए लोक कल्याणकारी राज्य में कि आप हैं, इसको महसूस कराइए, जनता ने परेशान नहीं होना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। आप शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, भोजन, आवास, संचार, संपन्नता जैसे मूलभूत चीज़ों को, लक्ष्य को जो है जनता तक पहुंचाएं और जनता को महसूस भी होने दें कि आप हैं और सरकार है, ये लोगों को समझ में आए। ठीक, तो विदेशी व्यापार के बारे में कुछ बातें की मैंने यहाँ पे। इसमें हम लोग टैक्सेस सिस्टम, डिसइन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अब जो है एक टॉपिक है यहाँ पर, एक जगह हमने बात करी थी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में यूरो इशू के माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करा जाता है। तो यूरो इशू भी आप यहाँ पर एक पॉइंट लिख सकते हैं। यूरो इशू क्या है भाई? यूरो इशू क्या है ये भी जानना जरूरी है। जब विदेशी शेयर बाजार में शेयर जारी करके विदेशी पूंजी प्राप्त की जाती है तो उसको यूरो इशू कहा जाता है। इसका नाम इसलिए यूरो इशू है क्योंकि ये सबसे पहले यूरो जोन में इसको अनुमति दी गई थी, इसलिए इसका नाम तब से जो है यूरो इशू हो गया और ये यूरो इशू हो गया। और ये निवेश कई प्रकार का होता है, जैसे आप अमेरिका के बाजार में जाकर करते हैं ना, तो वो अमेरिकन शेयर बाजार में जाके करते हैं। तो आजकल आपने सुना होगा कि भैया बहुत सारी यूरो इशू आ रहे हैं। जैसे अभी आपने 4 प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा। पहला आपने सुना होगा ADR, GDR, है ना, ADR, GDR, मसाला बॉन्ड, है ना, ये चारों को देखते हैं। मसाला बॉन्ड, है ना, ADR, GDR, मसाला बॉन्ड और ग्रीन मसाला बॉन्ड, है ना, ये चारों क्या है थोड़ा देखते हैं। ग्रीन मसाला बॉन्ड। तो जो यूरो इशू है, यूरो इशू के अंदर 4 चीजें, पहला ADR, दूसरा GDR, तीसरा मसाला बॉन्ड और चौथा ग्रीन मसाला बॉन्ड। ADR क्या है भाई? 2006 में आया। जब अमेरिकी शेयर बाजार में शेयर जारी करके विदेशी पूंजी प्राप्त की जाती है तो उसको कहा जाता है अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। जब अमेरिका का कोई शेयर बाजार में शेयर जारी करके विदेशी पूंजी प्राप्त की जाती है अमेरिका के माध्यम से, उसको ADR कहा जाता है। 2006 से कॉन्सेप्ट आया यूरो इशू के अंतर्गत अमेरिका के शेयर बाजार में। GDR, अमेरिकी शेयर बाजार के अलावा दुनिया के किसी भी बाजार से शेयर जारी करके अगर हम फॉरेन करेंसी प्राप्त करते हैं तो उसको GDR कहा जाता है, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट, है ना। उसी तरीके से ये मसाला बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया। जब भारत के अलावा दूसरे देशों के शेयर बाजारों में आधारभूत संरचनाओं के लिए पूंजी जुटाने हेतु शेयर जारी किया जाता है तो उसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की संस्था इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन के द्वारा 2014 में इसकी शुरुआत की गई। 2015 में HDFC ने भी मसाला बॉन्ड जारी किया और ये भारत की पहली कंपनी बनी जिसने मसाला बॉन्ड जारी किया। फिर से समझ लें मसाला बॉन्ड क्या है भैया? ये यूरो इशू के अंतर्गत तीसरी चीज है। जब भारत के अलावा दूसरे देश के शेयर बाजारों में इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस के लिए, आधारभूत संरचनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए शेयर जारी किया जाता है बॉन्ड के रूप में, तो उसे मसाला बॉन्ड कहते हैं। अब जैसे भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाह रही है, 1000 अरब करोड़ चाहिए। ICICI बैंक से बोल दिया भैया आपको 31% पैसा देना है, 30% पैसा बोल दिया बैंक ऑफ बड़ौदा को देना है, 29% पैसा बोल दिया सिटी बैंक को देना है, 10% बोल दिया LIC को देना है। भैया पैसा कहाँ से जुटाओगे? तो भारत के अलावा दूसरे देश के शेयर बाजार में जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर संरचनाओं के लिए पूंजी जुटाने के लिए आप बॉन्ड के रूप में पैसा बॉन्ड जारी करो, वहाँ से जो है पैसा कमाओ। तो वर्ल्ड में इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम की जो संस्था थी 2014 में सबसे पहले उसने इसकी शुरुआत की। HDFC 2015 में भारत का पहला मसाला बॉन्ड जारी करने वाली कंपनी बना, तो HDFC को मसाला बॉन्ड जारी करने का श्रेय जाता है। और ग्रीन मसाला बॉन्ड है पर्यावरण के अनुकूल जो योजनाएं हैं वो आप लाएं और पूंजी जुटाने के लिए विदेशी शेयर बाजार में बॉन्ड के रूप में बिक्री करें तो उसे ग्रीन मसाला बॉन्ड कहते हैं। और भारत में 2015 में पहली बार HDFC ने ही इसकी शुरुआत की थी और भारत में उनको ही श्रेय जाता है इसका। ठीक है, तो हमारा विदेशी व्यापार में भैया ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और ये विदेशी व्यापार के अंतर्गत इतनी चीज़ें आएंगी आपकी।